हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने तारे जमी के बारे में सुना होगा। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने तारे स्टार्स जमी पे बना पाए, यानी अर्थ के ऊपर क्या स्टार बनाना पॉसिबल है? जी हाँ, ये आजकल पॉसिबल है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना। ये सारी कंट्रीज इस प्रैक्टिस में, इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं कि किस तरीके से हम अपने अर्थ के ऊपर में एक स्टार को डेवलप कर पाए। दरअसल इस स्टार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास कोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, हमारे पास जो ऑयल, क्रूड ऑयल, ऐसे रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो जरूरत है कि इस टाइम पे ऐसे एक रिसोर्स की जरूरत है कि हम उसको यूज करें लॉन्ग लास्टिंग, यानी बहुत लंबे टाइम तक ऐसे रिसोर्सेज को यूज कर पाए, ताकि फिर हमें एनर्जी की कभी भी किल्लत, कभी भी प्रॉब्लम ना हो। रिसेंटली ऐसा ही एक स्टार बनाया है चाइना ने। ऐसा ही इंडिया भी ऑलरेडी पहले इस पे प्रैक्टिस कर चुका है, बट इस बार जो सक्सेस मिली है वो चाइना को मिली है। चाइना ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया है। जी हां, इतना टेम्परेचर अर्थ पे बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी इतना टेम्परेचर है कि हमारा जो सन का जो कोर होता है वहां पे 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि सन के कोर में कितना टेम्परेचर है, लेकिन जितना कैलकुलेटेड है आज तक वो लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा, और उससे हम कॉन्टिन्यूस इतनी ज्यादा एनर्जी अर्थ पे रिसीव कर रहे हैं। तो इमेजिन करो, हम अर्थ पे ही 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके हैं और 18 मिनट तक कॉन्टिन्यूस इतनी एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस की है। आखिर इससे होगा क्या? ये एक फ्यूजन एनर्जी है जिससे हम फ्यूचर में फ्यूजन रिएक्टर चलाने वाले हैं, और फ्यूजन रिएक्टर्स हमारे जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग होंगे। दरअसल हमारे पुराने जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती है, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते थे, वो फिजन रिएक्शन के ऊपर में काम करते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली चाइना ने डेवलप किया है, या फिर इंडिया और इस पे प्रैक्टिस कर रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो फ्यूजन बेस्ड होगा। आइए देखते हैं क्या है ये ईस्ट एक्सपेरिमेंट। एडवांस जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने सिमुलेशन का बनाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन चल रही है, कौन कौन सी कंट्रीज इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स आगे कर रही हैं, और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वन बाय वन करके इसको देखते हैं। सो चाइना सेटअप वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है इन न्यूक्लियर फ्यूजन। रिमेंबर दिस थिंग, फ्यूजन है यहाँ पे, फिजन नहीं है। फ्यूजन में 100 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, विद 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा। यहां पे प्लाज्मा फॉर्मेशन कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्टार सन के अंदर में रिएक्शन चलती है, फ्यूजन रिएक्शन चलती है, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन हमने अर्थ के ऊपर में यहां पे बना दी है और कर दी है। फर्दर इसको देखते हैं। चाइना क्रिएट्स आर्टिफिशियल सन। और सन क्या है? हमारा तारा। यानी हम एक तरीके से तारा बना रहे हैं, स्टार बना रहे हैं अपनी अर्थ के ऊपर। सेट्स अ रिकॉर्ड बाय सस्टेनिंग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस हीट फॉर 18 मिनट ऑन अर्थ। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने क्लेम किया था कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो डिवाइसेस इन्होंने यूज किए थे वो बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो गए थे, जिस वजह से उसको सक्सेसफुल नहीं माना गया। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक ईटर नाम का इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेरिमेंट रिएक्टर कैडर फ्रांस के अंदर में भी बनाया जा रहा है, जो वहां पे टेम्परेचर जनरेट किया जा रहा है डेफिनेटली। बट उसमें भी हम इतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाए जितना कि अभी ये चाइना ने यहाँ पे टेम्परेचर अचीव किया, वो भी 18 मिनट तक। एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर हम ऐसे स्टार्स को अर्थ में बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें कोई दूसरे न्यूक्लियर या किसी भी तरह का दूसरा एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रिएक्टर एक सिटी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सक्षम होगा। यानी पूरी कंट्री के अंदर में कुछ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, फ्यूजन रिएक्टर्स होंगे, जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे लिए एक एक तरीके से वरदान की तरह यहां पे साबित हो सकते हैं। तो चाइनीज साइंटिस्ट सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सस्टेनिंग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
फॉर नियरली 18 मिनट, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जा रहा है ईस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डेवलपिंग क्लीन लिमिटलेस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिजन हम ऑलरेडी कई साल से डेवलप कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसके अंदर में एक रिएक्टर होगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल एक मैग्नेट है इसके अंदर में। यहां इसके अंदर में एक सोलिनॉइड यहां पे रखा जाएगा जो कि एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसका जो वेट होगा वो 23,000 टन होने वाला है। आप इमेजिन कीजिए, एक इतनी बड़ी टोकामैक, जो बहुत बड़े मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टोकामैक, तो इतना बड़ा टोकामैक यहां पे डेवलप किया गया है। लगभग 23,000 टन के आसपास की एक मैग्नेट हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से फ्यूज कराने में काम आएगी। आप जानते होंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसके अंदर पहले वाले को हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। सेकेंड इज नॉन एज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, एंड थर्ड इज नॉन एज ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना। जब हम दो हाइड्रोजन को ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर में से जो एनर्जी निकलती है दैट इज नॉन एज फ्यूजन एनर्जी। और जब हम किसी चीज को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यहां पे हम फ्यूजन करने वाले हैं, यानी 1H2 को 1H3 के साथ में रिएक्ट कराने वाले हैं, और इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा हीलियम प्लस अ लॉट्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी मेनली लाइट और हीट की फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगी। इट इज क्लियर? तो हमारे पास हाइड्रोजन का 2 आइसोटॉप्स जो है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होना चाहिए, जो कि हम वाटर को ब्रेक करके बना सकते हैं। हार्ड सॉरी, जो हमारे पास जो हैवी वाटर होता है उसको हम ब्रेक करके वहां से डी सेपरेट कर सकते हैं और टी भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीनों के तीनों आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे वहां यहाँ पे ना मास नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इन दोनों को लिया जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए। नाउ अब इसमें क्या करना होगा, नाउ वी आर फ्यूजिंग एक साइड से, ये एक मान लीजिए कि एक हमारे पास सेंटर में एक मैग्नेट है और इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेट है, और यहां से हाइड्रोजन को टेंजेंशियली इसके अंदर में फ्यूज किया जाएगा, यानी डी और टी को इसके अंदर में डाला जाएगा। मैग्नेट इस डी और टी को बहुत ही फास्ट रेट से ऐसे सर्कुलेट करा देगी। मैग्नेट का यहाँ पे मेन काम है कि इन हाइड्रोजन को इस सोलिनॉइड के अंदर में, इस टोकामैक के अंदर में बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट करा दे, और जैसे ये दोनों इसके अंदर में जाएंगे, जाने के बाद ये इस तरीके से सर्कुलेट होते चले जाएंगे। इतनी फास्ट रेट से घुमाने के लिए डेफिनेटली हमें दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नेट यहां पे बनानी पड़ेगी, और इस तरह की मैग्नेट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट करना पड़ेगा। यानी ये मैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रो या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बट एक बार अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया, फिर ये परपेचुअल मोशन मशीन की तरह काम करेगा, यानी एक बार एनर्जी देने के बाद फिर दोबारा से एनर्जी आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हुई है वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इसको दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और ट्रिटियम हाइड्रोजन, ये दोनों मिलेंगे और हीलियम प्रोड्यूस होगा। हीलियम प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम दोनों मिलेंगे, हीलियम प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अभी जो न्यूट्रॉन्स और हीलियम यहां से एमिट हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में, सबसे पहली बात है कि जब ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यानी एक डी दूसरे डी या फिर एक डी दूसरे टी के साथ में कोलाइड करेगा तो इससे फ्रिक्शन होगा, यानी डी प्लस टी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और इस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी। यानी पहले इसके अंदर में फ्रिक्शन होगा,
जब फ्रिक्शन हो जाएगा, जब मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस यानी 1 और 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस जनरेट हो जाएगा इनके फ्रिक्शन से। याद रखिएगा इनिशियल स्टेज में सिर्फ इनका फ्रिक्शन से यानी एट्रिशन या फ्रिक्शन से यहां पे हीट जनरेट हो रही है, जो कि लगभग 1-2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगी। और जब ये 1-2 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाएगा तब ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर में फ्यूज हो जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो यहां पे होगा क्या, एक ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम के साथ में इतनी फास्ट रेट से रोटेट कराया जाएगा, ये दोनों आपस में टकराने लग जाएंगे। टकराने की वजह से फ्रिक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और एक स्टेज वो आएगी जब हमारा लगभग 2-3 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका अचीव हो गया है। और इसके बाद में अब ये टकराएंगे नहीं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। और इसमें फ्यूज होने के बाद यही सारी चीजें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्यूजन होने के बाद धीरे धीरे इसके अंदर में लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जनरेट हो जाएगा। इतना क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से फ्यूजन एनर्जी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें फ्रिक्शन जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट चाहिए और इनको बहुत फास्ट रेट से इसके अंदर में रोटेट कराने के बाद हम ये रिएक्शन को करने वाले हैं। आपने आइंस्टाइन का एक इक्वेशन सुनी होगी, E = mc², यानी एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट। आप एनर्जी को मास में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को अगर मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस थिंग इज नॉन एज फिजन रिएक्शन, यानी स्प्लिटिंग। आप किसी चीज को तोड़ रहे हैं और अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज फ्यूजन। आप किसी को जोड़ रहे हैं, तो जो मैंने अभी आपको एनर्जी दिखाया वहां पे जोड़ने का काम हो रहा है, यानी फ्यूजन का काम हो रहा है। एक ड्यूटेरियम ट्रिटियम के साथ में फ्यूज होगा फ्रिक्शन होने के बाद, मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करने के बाद, यानी 1 और 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस इस फ्यूजन को स्टार्ट करेगी। और फ्यूजन एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे करके ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और इस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराया जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के बाद में वहां से डायरेक्टली वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। यानी यहां पे आपको और कोई दूसरा सोर्स नहीं चाहिए, बस इनको घुमाइए, घुमाने के बाद 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव कीजिए। उसके बाद ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हमारे जो वायर्स होते हैं उसके अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि वो सुपर फास्ट स्पीड से चलेंगे। और आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हम कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते चले जाएंगे। इट इज क्लियर? एक बार इसको देख लेते हैं। फ्यूजन एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 2 लाइट न्यूक्लियर, जैसे बताया मैंने, एक डी और एक होगा टी। इनको फ्यूज किया जाएगा, आइसोटॉप को फ्यूज किया जाएगा और इससे एक हैवियर न्यूक्लियस बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हीलियम, और रिलीज होगी एनर्जी इन दिस प्रोसेस। द मोस्ट कॉमन फ्यूजन रिएक्शन इन स्टार्स, ये हर सारे स्टार के अंदर में हो रहा है। हमारे जो स्टार सन है उसके अंदर भी ये प्रोसेस चल रहा है और जितने भी तारे आपको अभी आसमान में दिखाई देते हैं उन सभी के अंदर में एक ही प्रोसेस चल रहा है, फ्यूजन प्रोसेस। नो डाउट इसके साथ साथ में फिजन रिएक्शन भी चल रही है, लेकिन जो मेन एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फ्यूजन की वजह से हो रही है, यानी ज्वाइनिंग की वजह से हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को फ्यूज करके हीलियम बनाया जा रहा है और उसमें लाइट और हीट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। और एनर्जी के बारे में मैंने बताया अभी आपको, एक डी और एक टी अगर मिलेगा तो लगभग 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी एनर्जी होती है। तो आप सोचिए, जस्ट एक फ्यूजन से यहां पे हो रहा है और जब ये ट्रिलियंस और क्वांटिलियंस जब यहां पे फ्यूजन होगी तो आप सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होगी। बस जरूरत है कि क्या ऐसा कौन सा आप मटेरियल बना लेंगे कि ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को विथस्टैंड कर पाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो साइंटिस्ट के सामने था वो था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस को विथस्टैंड करने वाले मेटल्स। तो इनको बाद में रियलाइज होता है कि मेटल्स तो कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली जिससे हम इतना टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। तो इन्होंने इसके लिए आखिर क्या किया? मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है और इसके अंदर में एक सोलिनॉइड है जो मेन मैग्नेट की तरह काम कर रहा है।
इसके दो चारों तरफ अगर हम देखेंगे यहां पे, यानी दो लेयर आपको यहां पे देखने को मिलेगी। एक लेयर है जो यहां पे एग्जिस्ट कर रही है और एक लेयर है जो यहां पे एग्जिस्ट कर रही है बाहर वाले चैम्बर में, बाहर वाले चैम्बर में। इज दिस क्लियर? अंदर की तरफ में हम यहां पे फ्यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, एक तो डी और टी, और ये टेंजेंशियली डाला जाएगा ताकि ये इस तरीके से ऐसे सर्कुलेट करने लग जाए। तो अंदर की तरफ जैसे जैसे ये गर्म होता चला जाएगा, फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में प्लाज्मा फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लाज्मा का मतलब होता है आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर में, अब डेफिनेटली आपको देखने से पता लग रहा है कि जो अंदर वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये तो मेल्ट हो सकता है, ये तो मेल्ट हो सकता है, यानी जो इनर लाइनिंग्स है ये तो मेल्ट हो सकती है। तो इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया, इसको एक्चुअली में रिफ्लेक्टर बनाया है। तो यहां पे मेटल का कमाल नहीं है, कमाल है यहां पे रिफ्लेक्शन का, यानी जो एनर्जी यहां पे आएगी वो टेम्परेचर को रेज नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्टर, तो अभी हमने जो सोलर पार्कर मिशन, नासा का जो मिशन देखा था, वहां पे 1400 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस इजीली उसने विथस्टैंड कर लिया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टर। टच द सन, बिल्कुल ऐसे ही ये होने वाला है। यानी यहां पे मेटल का ये मेन काम नहीं, यहाँ पे डिजाइनिंग मेन चीज है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारा जो हीट इसकी तरफ आएगी वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी रादर देन अट्रैक्शन, इसलिए ये चीज मेल्ट होगी ही नहीं और उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप इस चीज को अभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। डी और टी को यहां पे फायर किया जाएगा, अंदर फ्यूजन स्टार्ट कराया जाएगा कुछ मिलियन डिग्री सेल्सियस के बाद, और जब फ्यूजन होगा फिर इंस्टेंट सडन एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देंगे और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अंदर के अंदर यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर फेज में और इस पर्टिकुलर यानी इस वाले पर्टिकुलर जोन के अंदर में हम 150 हमारा टारगेट है, चाइना ने इसको 100 अचीव भी कर लिया है। और जो बाहर के ये कंटेनर देख पा रहे हैं ये है क्रायोजेनिक कंटेनर। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि जब हम मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो वहां से मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। बट अगर ऐसे मेटल्स हुए जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देके कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी देके मैग्नेट प्रोड्यूस करने की कोशिश किया, तो मान लीजिए जस्ट एक समझाने के लिए 100 अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है और उससे मैग्नेटिक फील्ड 50 प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो एक लॉस हो गया। इसलिए हमें इस तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चाहिए, कंडक्टिंग डिवाइसेस चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, ताकि जितनी हम इसमें एनर्जी लगाएं उतना ही लगभग ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए 90-100 के आसपास। इस वजह से फिर पता चला कि हमारे जो मेटल्स होते हैं जनरली वो सुपर कंडक्टिंग नहीं होते। रिसर्च करने में पता चलता है कि अगर किसी मेटल को वेरी वेरी लो टेम्परेचर यानी कि -20, -200, -250 डिग्री सेल्सियस पे अगर ले जाया जाए तो वो सुपर कंडक्टिंग की तरह काम करने लग जाता है, सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। तो इसी वजह से इसके अंदर में जब हमें बहुत फास्ट स्पीड से मैग्नेट प्रोड्यूस करनी है तो हमें जो मेटल इसमें यूज किए हैं उसको सुपर कंडक्टर बनाना पड़ेगा, और उसको सुपर कंडक्टर बनाना पड़ेगा ताकि लॉसेस हमारे कम से कम हो। और सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमने आउटसाइड जो चैम्बर है उसको क्रायोजेनिक रखा है। तो इसमें याद रखिएगा दो चीजें, इनसाइड कंटेनर हमारे पास मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर हम बाहर वाले में देखेंगे तो -250 डिग्री सेल्सियस है। ये एक्सपेरिमेंट को करने में कई साल लगे हैं, डेफिनेटली इतना इजी नहीं है कि बाहर के चैम्बर में आप -250 लग रहे हैं और अंदर के चैम्बर में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसलिए कई साल लगे हैं इन कंट्रीज को ये सब डेवलप करने में, रिफ्लेक्टर्स डेवलप करने में, सुपर कंडक्टर्स डेवलप करने में, और इस चीज को अब हम क्या बोलेंगे, टोकामेक। आइए आगे देखते हैं। नाउ हाई टेम्परेचर यहां पे जनरेट किया जा रहा है, वो आपको पता ही है। हाई टेम्परेचर यहां पे जनरेट किया जा रहा है फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू में,
हाई प्रेशर भी आपको चाहिए। तो दो चीजों का इसमें खासा आपको ध्यान रखना है। जब प्रेशर होगा तभी वो एक दूसरे के पास में आएंगे, और जब पास में आएंगे तो टेम्परेचर काम करेगा उसको पूरी तरीके से फ्यूज कराने के अंदर में। तो फ्यूजन हमारी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरीके से चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और मैग्नेटिक और इंटर्न इनिशियल जो आपका इनर्शियल कंफाइनमेंट चाहिए, ताकि ये हॉट प्लाज्मा इस तरीके से बन सके। क्योंकि अगर ये फ्यूज करेगा, और ये फ्यूज किस कंटेक्स्ट में करेगा, जब ये घूमेगा नहीं तो ये एक तरीके से आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, और हमारी जो फ्रिक्शन नहीं होगा, और हमारा फ्यूजन स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए हमें मैग्नेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सेम थिंग अब यहाँ पे बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, टेम्परेचर प्लाज्मा फॉर्मेशन यहाँ पे करना है। एक तरीके से सन का कोर जिसका टेम्परेचर लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगाया जाता है, लगभग उतना ही टेम्परेचर हमें यहाँ पे अचीव करना है, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम के लिए। कंटेनमेंट की अगर इसमें बात करें तो बिकॉज इट वुड मेल्ट हो सकता है, इसलिए इस तरह की जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज की है टोकामैक के अंदर में, जो रिफ्लेक्शन की तरह काम करे, प्लस में हाइड्रोजन और ट्रिटियम को इस तरीके से सर्कुलेट भी करा सके। मटेरियल रेजिस्टेंस इसमें बहुत सारा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। द रिएक्टर मटेरियल मस्ट विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट एंड न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट व्हिच मेक्स डेवलपिंग फ्यूजन रिएक्टर डिफिकल्ट। आज तक ये इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली अगर हम रिफ्लेक्शन भी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो टेम्परेचर वहां पे पहुंचेगा, तो ऐसे मटेरियल्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं जिसकी जो विथस्टैंड कैपेसिटी है वो मल्टीपल टाइम्स हो नॉर्मल हमारे मटेरियल्स के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट वही जो मैंने आपको बताया, फ्यूजन जो है हमारा एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटॉप्स को ज्वाइन करेंगे तो हैवियर न्यूक्लियर हीलियम इस तरीके से बनेगा। और फिजन है स्प्लिटिंग, जहां पे तोड़ रहे हैं चीजों को। तो जो अभी तक हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि इंडिया में काकरा पार्क के अंदर में है, और बहुत सारे इंडिया के अंदर में है, कलपक्कम के अंदर है, तो ये सारे पावर प्लांट जो फिजन के ऊपर ये काम करते हैं, जिसमें हम एनर्जी को तोड़ रहे हैं। चेन रिएक्शन यहाँ पे हमें करानी पड़ती है, और इस चेन रिएक्शन से कुछ 100 डिग्री सेल्सियस 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हम अचीव करा सकते हैं। तो फिजन रिएक्शन में हम पार्टिकल्स को एमिट कराते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के बाद में टेम्परेचर रेज होता है, और टेम्परेचर रेज 300 से 500 डिग्री होता है फिजन में। बट वहीं पे फ्यूजन जब होगा, फ्यूजन के अंदर में इससे मल्टीपल टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए फ्यूजन इज फार बेटर देन फिजन। फिजन के अंदर में स्पेशली अगर हम प्लूटोनियम और इस तरह की चीजें लेते हैं, यूरेनियम जैसी चीजें लेते हैं, तो वो उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हजार्डियस होता है। लेकिन फ्यूजन के अंदर में ऐसा वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, क्योंकि हीलियम उतनी भी ज्यादा हार्मफुल गैस नहीं है जितना कि प्लूटोनियम और बाकी गैसेज है जो कि फिजन में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे अल्टीमेट आपको हीलियम जैसी गैसेज मिल रही है, और यहाँ पे जो मिल रही है वह प्लूटोनियम जैसे मटेरियल्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है काफी ज्यादा हजार्डियस हो सकता है। बात करते हैं फ्यूजन की, तो इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, और वहीं पे फ्यूजन में एनर्जी हमारी कम प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन का जो बाय प्रोडक्ट है हीलियम हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, रेडियो एक्टिव नहीं है जैसा मैंने बताया आपको। और हीलियम जो है एक नॉर्मल गैस है, आपने हीलियम के बैलून भी सुने होंगे जो लाइट होते हैं एयर से, और वो हमारे स्काई में उड़ते हैं, और हीलियम के बैलून जैसा ही हमारे यहाँ पे आउटपुट निकलेगा हीलियम जैसा। बट वहीं पे फिजन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यहाँ पे मिलेंगे, बेरियम, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे प्लूटोनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट मिलते हैं, और यहाँ पे चेन रिएक्शन चलता है, तब हमारा 300-500 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम 1100-1200 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे फ्यूजन के अंदर में एक तो हमें नॉन हार्मफुल गैस भी मिल रही है, प्लस में टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे डिजाइनिंग की, जिसको अभी इतने साल लग गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वही सेम जो हमारा फ्यूजन है उसके अंदर में हम जो सोर्स है वो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को वाटर से, यानी वाटर को ब्रेक करके हम यहां से ला सकते हैं।
जबकि फिजन के अंदर में हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कर सकता है। फ्यूजन के अंदर में बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको इनिशिएट कराने के लिए, वहीं पे फ्यूजन में हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायर मच लोअर टेम्परेचर टू इनिशिएट दिस पर्टिकुलर चेन रिएक्शन। तो फ्यूजन के अंदर में नो चेन रिएक्शन, जस्ट इसमें ज्वाइनिंग होगा, और इसमें फ्यूजन के अंदर में चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन होने की वजह से थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है। फ्यूजन की अगर हम बात करें, कंसीडर्ड सेफर एज इट पोजेस लेस रिस्क, चेन रिएक्शन नहीं है। और वहीं पे फ्यूजन में चेर्नोबिल जैसे जो हमारे आप बोल सकते हैं फुकुशिमा और चेर्नोबिल यूक्रेन में, जापान में जो हमारे एक्सीडेंट हुए हैं, उसका आपको सब पता ही है। फुकुशिमा में जब एक्सपेरिमेंट ये सब जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट हुआ था, लगभग 32 किलोमीटर एरिया को इवैक्यूएट कराया गया था। सेम ऐसा ही जब चेर्नोबिल यूक्रेन के अंदर में हुआ था, जब ये ब्लास्ट हुआ तो बहुत बड़े एरिया को इम्पैक्ट किया था, और वो आज तक इससे कोप अप नहीं कर पाए हैं। अभी भी उन पर्टिकुलर एरिया में रहने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि रेडिएशंस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हो गई है। सॉरी। यहां पे अगर हम बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे बना दिया गया है 100 मिलियन के साथ में। आज तक इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है इस किसी भी कंट्री ने नहीं बनाया है। प्लस में ये एक तरीके से क्लीन टेक्नोलॉजी है, और अनलिमिटेड टाइप की एनर्जी हमें आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो इनपुट चाहिए वो हमारे लिए बनाना कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन जो फिजन में इनपुट चाहिए होता है वो हम डिपेंडेंट है माइनिंग के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर में, वो की जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे। सेकंड बात करते हैं, डेफिनेटली चाइना जो है अब इस फील्ड में एक तरीके से ग्लोबल लीडर की तरह भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ग्लोबल लीडरशिप फ्यूजन रिएक्शन के अंदर में इंडिया भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर रिएक्टर की, जिसको बोल रहे हैं ईटर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इसको खोला गया है कैडरेचे के अंदर में, जो कि फ्रांस में। इसमें भी हमारा टारगेट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर रहने का है। बट सबसे बड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम है कि बहुत बड़े लेवल पे इसको बनाया जा रहा है, और लगभग 50 टन हमें मैग्नेट, या 50,000 टन यहां पे मैग्नेट हमें बनाना पड़ेगा। यानी टोका मैग जो है बहुत बड़ा बनेगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है मूव कर पाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो है 2035 में स्टार्ट होगा, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 2035 में अगर ये स्टार्ट होता है और सक्सेसफुल होते हैं तो 2050 तक हम फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। दुनिया की कोई भी कंट्री अभी तक फ्यूजन एनर्जी यूज नहीं कर रही है। सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन होती है। एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था उसको मैग्नेट बनाने के लिए चाहिए होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसी का कुछ अमाउंट हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में दोबारा से, या मैग्नेट प्रोड्यूस करने में दोबारा से उसको यूज कर लेंगे। तो हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि बाहर से हमें ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम जो ट्रिटियम है उसको यूज करना है, बाकी ये धीरे धीरे सेल्फ सस्टेन ये रिएक्शन चल जाएगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेफिनेटली इसमें इंप्रूव होता है। मटेरियल साइंस की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली इस तरह के मटेरियल चाहिए जो इतना टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके और हैवी वेट भी ना हो, मैग्नेट भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करे, रेजिस्टेंस भी जिसके अंदर में कम हो, जिसके अंदर में क्रायो भी चल पाए। डेफिनेटली हमें उसमें एडवांसमेंट मिलेगी और धीरे धीरे और अच्छी से मतलब जो कंट्रीज है बेटर से बेटर वो टेक्नोलॉजी लाने की इसमें कोशिश करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर में, तो ये फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान हर कंट्री का एक ही है कि एक ऐसा रिएक्टर हमारे हाथ लग जाए जो कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, उसको एक तरीके से खत्म कर दे। तो फ्यूजन रिएक्शन फिजन के कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है, ज्यादा पावरफुल भी है,
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने टेम्परेचर को हमें विथस्टैंड करना है और बड़े लेवल पे करना है जब, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। जो हमारे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है और दूसरे नेशंस है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ईटर जो है, इसके अंदर में इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर में फ्रांस है, इसके अंदर में यूएसए है, इसके अंदर भी चाइना इन्वॉल्व है और चाइना सेपरेट भी डेवलप कर रहा है, यानी चाइना इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ईटर और दे आर डेवलपिंग सेपरेटली टोकामेक। इसके साथ में यूरोपियन यूनियन की टोटल 27 कंट्रीज इसके अंदर में इन्वॉल्व है और यहाँ पे जापान भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो ये सारी कंट्रीज इसके अंदर में इन्वॉल्व है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 9.1% है, वहीं पे यूरोपियन यूनियन का कंट्रीब्यूशन लगभग 50% होने वाला है। जो ईटर में चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि फ्रांस के अंदर में है, उसके अंदर में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से कम है। लेकिन जो ये खुद अपनी कंट्री में ईस्ट नाम से, जो अभी मैंने आपको बताया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जहां पे अचीव हुआ है, उसके अंदर में चाइना के अंदर में 100% डिवोशन के साथ और 100% कंट्रीब्यूशन के साथ वो डेवलप कर रहा है। जो चाइना ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका जो नाम है वो है एक्सपेरिमेंट एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। इसको आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। सुपर कंडक्टिंग वर्ड क्यों यूज किया गया मैंने अभी बताया, लॉसेस कम हो और सुपर कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्रायो कंडीशन में रखा जाता है, इसलिए हम -250 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड कंटेनर भी मेंटेन करने वाले हैं और अंदर हम एक तरीके से प्लाज्मा बनाने वाले हैं, जिस तरह से हमारे सन के अंदर में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है दैट इज द ईटर, जिसका इंडिया भी पार्ट है, फ्रांस में जिसको बनाया जा रहा है। और दूसरा ये जो है हमारा ईस्ट जो है एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, दिस इज इन चाइना। डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइप्स जो है चाइना, इसका अभी तो डेफिनेटली 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव किया है। अब इसका प्रोटोटाइप 2035 तक लगभग ये तैयार हो जाएगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 2050 के बाद में पूरा वर्ल्ड एक तरीके से इंक्लूडिंग इंडिया भी और चाइना भी, तो लेकिन चाइना जो है वो सेपरेटली कर रहा है और बाकी जो ईटर है वो सेपरेटली कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में ये सारा जो टेक्नोलॉजीज है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वो सब चेंज हो जाने वाली है और सब टेक्नोलॉजी में ज्यादातर यूज किया जाएगा हाइड्रोजन। मटेरियल इनोवेशन बढ़ता है और जो हमारी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की अवेलेबिलिटी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली जब पानी में हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पानी को भी वो तोड़ देती है, वहीं से हमें हाइड्रोजन निकालना है, वहीं से हमें ट्रिटियम भी निकालना है। ऑल्दो ट्रिटियम हमारे नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल तरीके से उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो हम वाटर से, अबंडेंट वाटर जो है हमारा, और ये एक तरीके से यहाँ पे हम प्रोड्यूस करके धीरे धीरे करके हमें मटेरियल के अंदर में और ज्यादा इनोवेशन लाने हैं सॉरी, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की एबिलिटी को बढ़ाना है और इंडस्ट्रियल जो हमारा यूज है उसको भी हमें यहाँ पे बढ़ावा देना है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिए, फ्यूजन रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियर। डेफिनेटली फ्यूज अगर कराना है, यानी एटम को एटम के साथ फ्यूज कराना है, डेफिनेटली जो इसका जो रिपल्सिव नेचर है उसको आपको कम करना है, उसको जीरो करना है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो ज्यादा टेम्परेचर में ही ये फ्यूज हो पाता है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उसमें जीरो हो जाएगा। द प्राइमरी फ्यूल यूज फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ इज यूरेनियम। यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे यूज किया गया है फ्यूजन, और मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूं कि फ्यूजन के अंदर में हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को यूज कर रहे हैं और यहां पे यूरेनियम एक्चुअली में फिजन में यूज किया जाता है, फिजन में यूज किया जाता है। तो यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ मिला के क्रिप्टॉन, बेरियम, प्लूटोनियम ऐसी चीजें बनाई जाती है, जो कि यहां पे स्टेटमेंट जो है प्राइमरी फ्यूल तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो ओनली फर्स्ट इज एक्चुअली करेक्ट। तो ये जो टॉपिक्स है हमारे प्री ओरिएंटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट इसको माना जा रहा है।
फिजिक्स की अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में देखें तो सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, सबसे ज्यादा इसके अंदर में टेक्नोलॉजी लगी है, सबसे ज्यादा इसका बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है। तो इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में और इससे बड़ा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हमारा एक और जो फिजिक्स का लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, वो अपने आप में साइज के हिसाब से बड़ा है और ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी वाइज ये काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट है। यूपीएससी ऑलरेडी ईटर पूछ चुका है, जो कि जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। अब चांसेस है कि चाइना का जो ये एडवांस एक्सपेरिमेंट है सुपर कंडक्टिंग वाला, इसके बारे में भी शायद क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।